आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 4 साल पूरे होने को है। मुल्क में बज़ाहिर आम आवाम के लिए ये टर्म पीरियड पूरा ड्राउना ख्वाब बनकर गुजरा है, जिसमें गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। हुकूमत तमाम तर हालात के बावजूद अपनी कारकर्दगी को सराहती है और ये बताती है कि सब ओके की रिपोर्ट है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है अपोजिशन का, अपोजिशन तहरीक इंसाफ के इस 3.5 साल के दौर को सदी का सबसे बड़ा बहरान तस्वुर करती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले जनरल इलेक्शन में, जो अब 1 से 1.5 साल का वक्त रह गया है, आने वाले इलेक्शन की मुहिम चलाने के बजाय ऑपोजिशन इस हुकूमत को इलेक्शन से पहले घर भेजने पर बजिद क्यों है, और अचानक ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सब धरने और लॉन्ग मार्च और जलसों की बात कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च की कॉल अब क्यों दी जा रही है? हुकूमती इत्तेहादियों को अब क्यों मनाने की कोशिश की जा रही है? पीपल्स पार्टी जैसे आज ऑपोजिशन करी है, वो पहले क्यों नहीं करती रही? पीडीएम से जब बाहर निकली तो पीपल्स पार्टी पर ये एलिगेशन लगते रहे कि पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं कोई डील कर ली है जिसकी वजह से वो ऑपोजिशन से दूर हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमती और ऑपोजिशन के वज़रा में लफ्जों की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। हुकूमती वज़रा ऑपोजिशन के उम्मीदवारों का अपनी तरफ होने के दावे करते हैं, तो ऑपोजिशन पार्टियां हुकूमती रहनुमाओं की मिसालें देकर हुकूमत की सफों में दरार का तासुर देती है। आज इसी हवाले से जी बात करेंगे प्रोग्राम में। साथ ही जी, एक तरफ तो ये सारे मामलात चल रहे हैं, दूसरी तरफ जी बल्दियाती इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी अब हुकूमत कर रही है, और एक तरफ जनूबी सूबा बनाने की भी दावत दी जा रही है, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से दी गई है। लेकिन आपको याद होगा 2 साल पहले गवर्नर पंजाब ने इसी प्रोग्राम में एक दावा किया था, और एक ऐसा दावा किया था जिसके बाद वो खबर जंगल के में आग की तरह फैल गई थी, और वजीर आजम ने भी इस बात का नोटिस ले लिया था और उनसे पूछा था कि आपने ऐसा ऐसा जो मौकिफ है वो क्यों दिया प्रोग्राम में। जब उनसे पूछा गया था कि जनूबी पंजाब सूबा बनाने की जो बात है वो आपके मंशूर में इनिशियल ही स्टार्टिंग के पॉइंट्स में था, और आपने जनूबी पंजाब का सूबा अभी तक नहीं बनाया, तो उस पर उनका ये कहना था कि जनूबी पंजाब के अपने हुक्मरान नहीं चाहते कि जनूबी पंजाब का सूबा बने। और इस खबर पे वज़ीर आज़म साहब ने उनसे पूछा था कि आपने ऐसी बात क्यों कर दी, और नाला भी हुए थे। लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दी थी कि जी मैं बात जो है वो खरी और साफ करता हूं, जिसकी वजह से उनको ये बात बोलनी पड़ी, लेकिन उसका उन्होंने थोड़ा बहुत खमियाजा भी भुगता बाद में। बहरहाल जी बात करेंगे ये सारी चीज़ों पे आज। मेरे साथ पैनल में मौजूद हैं स्टूडियो में सबसे पहले जी सेंटर शहादत ऐवान साहब हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सेंटर शहादत ऐवान साहब, पीपल्स पार्टी से। साथ ही जी ज्वाइन कर रहे हैं अमजद अली खान न्याजी साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया अमजद अली खान साहब आपने ज्वाइन किया। साथ ही अली परवेज मलिक साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच अली परवेज मलिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले शहादत ऐवान साहब आपकी तरफ आऊंगी। शहादत ऐवान साहब, ऐसा क्या है ऑपोजिशन को हुआ कि अब जब 1 साल 1.5 साल का वक्त रह गया है, और लास्ट ईयर तो ऑलरेडी कैंपेन्स का साल होता है, लास्ट ईयर तो वैसे ही प्रमोशंस का ईयर होता है जिसमें सब लोग अपनी प्रमोशनरी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, और जब आप लोग शुरू दिन से कहते रहे कि जी डेमोक्रेटिक सेटअप है, हम इस जमहूरी निज़ाम को नहीं गिराएंगे, इस जमहूरी निज़ाम को मानते हैं, हुकूमत खुद घर जाएगी, तो अब ऐसा क्या है जिसकी वजह से बिलावल साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को खास तौर पर यह कहना पड़ा कि जी लॉन्ग मार्च जो है वो मैं करूंगा, और जितने भी लॉन्ग मार्च किए जाए इस हुकूमत को गिराकर अब दम लूंगा। अब कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हैं आप लोग? देखें रिदा, सबसे पहले तो आपने ये कहा है कि ये जो पार्लिमानी सेटअप है उसके अंदर है कि अपोजिशन तो आपको पता है एक आईनी ज़रूरत है, और इस इलेक्शन को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इस मौजूदा गवर्नमेंट को हमने कभी भी तस्लीम नहीं किया। लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ पार्लिमानी सिस्टम है, और पार्लिमानी सिस्टम में हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चलती है। आपको याद होगा बिलावल साहब ने सबसे पहले जो ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई CAPC, उसमें भी हमारा कहना ये था कि विदिन पार्लियामेंट जो है हमें अपनी स्ट्रगल करनी चाहिए, ताकि कम से कम जो भी सिलसिला है इस इलेक्शन
वो RTS का इलेक्शन था या अदरवाइज जो कुछ भी है, हमें पार्लियामेंट के अंदर स्ट्रगल करनी चाहिए ताकि इनसे हम छुटकारा हासिल पास करें। वहाँ पे आपको पता है कि हमारा जो भी अपोजिशन का लीडर है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। वहाँ पे जब उसके बाद MRD बनाई गई, MRD में इख्तलाफात की बुनियादी वजह ये थी कि चंद अपोजिशन की पार्टीज़ का कहना ये था कि जो लोग इलेक्टेड हैं वो रिज़ाइन करें और उसके बाद नया इलेक्शन हो। लेकिन हमारा कहना ये था कि पार्लिमानी सेटअप में अगर बारहा इलेक्शन के बाद लोग जो है वो रिज़ाइन करते रहेंगे तो ये निज़ाम आगे नहीं चलेगा, जमहूरियत की पटड़ी जो है वो डीरेल हो जाएगी, तो ये सिस्टम मुनासिब नहीं है। तो हमने अब मौजूदा जो हालात बन गए, आपने कहा कि हम क्यों कह रहे हैं, अगर आप पहले देखें APC किसने कॉल की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। MRD जो है हमने PDM जो बनाई उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा एक्टिवली काम कर रही थी। लेकिन अभी जो आपको नज़र आ रहा है कि हम अभी भी उसी बात पे खड़े हुए हैं कि विदन पार्लियामेंट वो एक हमारा आईनी हक है, इस्तेकाक है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब का कहना नहीं, तो अगर विदिन पार्टी लाइक पार्लियामेंट, विदिन पार्लियामेंट आप कह रहे हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर कैसे करेंगे? अभी आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च के लिए जाएंगे, अगर पार्लियामेंट के अंदर ही तब्दीली लानी थी तो तहरीक अदम एतमाद की बात जो उस दिन खुर्शीद शाह साहब से भी मेरी जब बात हो रही थी तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा हम तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं। तो तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाने तक अब वो बात इधर हो गई और अब आप लोग कह रहे हैं कि जी अब हम लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बात ये है, जो कुछ भी करना है हमने पब्लिक का एक माइंड जो है वो बना के चलना है। आपको मालूम है कि जितनी अपोजिशन की पार्टीज़ के इकट्ठे होने की वजह से हुकूमत के साथ हुकूमती लोग जो है ना उन्होंने अलहदा होना शुरू कर दिया है। तो किसी भी काम को करने के लिए उसका एक लाएअमल बनाना होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी क़यादत सही राह पे चल रही है और उसके लिए अपने रास्ते का तयन हमने किया हुआ है। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ गवर्नमेंट कमज़ोर होती जा रही है और उसके बाद अगर वो वाला टाइम भी आएगा तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस का जो है वो भी ऑप्शन बरकरार है। ठीक है, वो ऑप्शन बरकरार है। अली परवेज साहब की तरफ जाऊंगी मैं, जरा ऑपोजिशन से पहले मौके ले लूं, फिर आपकी तरफ आती हूँ अमजद नियाज़ी साहब, फिर इसको आप समझिएगा। अली परवेज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल हाँ, विदा आ रही अच्छा है। अली परवेज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मरीम नवाज साहिबा ने भी कल एक स्टेटमेंट दिया और उनका चंद दिनों की मेहमान रह गई है ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, और जो इस वक्त सियासी ऑपोजिशन की तरफ से टैक्टिक्स इस्तेमाल के जा रहे हैं। अचानक से ऐसा लग रहा है कि जी अब क्यों ज्यादा प्रोवोक होके आगे पार्टिसिपेट किया जा रहा है, क्योंकि सब ये कहते रहे, आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट आते रहे, इवेंचुअली शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कल ये कहा कि जी हुकूमत को हमने नहीं गिराना, हुकूमत अपने तौर से खुद गिरेगी, अपने पांव पे जिस तरह से लड़खड़ा रही है वो अब वो खुद गिरने का उसका वक्त है। तो फिर ये लॉन्ग मार्च, फिर ये धरने, अब PDM भी धरना करने जा रही है, तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, व्हाई दिस टाइम? इस वक्त तो आप लोग को नहीं लगता कि जनरल इलेक्शंस की तैयारी का टाइम था अब तो? देखें फिदा, अब आपने दो सवाल किए हैं। हाँ। एक तो ये है कि जो मरियम साहिबा ने जो कमेंट दी है कि ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, और दूसरा ये कि हम ऑपोजिशन की जमातें अब अपना ये जो प्रोटेस्ट है वो सड़कों पे क्यों लेके जाना चाह रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, हमने क्या ये आप जैसे जो सीनियर तजियाकार हैं जो इस मुल्क की सियासत को फॉलो करते हैं, क्या हमने उनसे बारहा ये नहीं सुना कि जब किसी पार्टी के अंदर, जब किसी हुकूमत के अंदर उसके अपने मेंबरान जो हैं एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लें, तो इसका मतलब ये कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब वो इकट्ठे चल नहीं सकते। तो मुझे बताएं, यहाँ पे तो मेंबरान ने एक दूसरे के गिरेबान नहीं पकड़े, यहाँ पे तो जो वफाकी वजीर हैं उन्होंने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ना शुरू कर दी हैं। आप मुझे बताएं, परवेज खटक साहब ने क्या बताया है? उन्होंने हमाद हजरत साहब के साथ जो गिले किए हैं, क्या वो उनके हमाद हजरत तक गिले हैं कि वजीर आजम के साथ वो गिले थे? आप मुझे बताएं, अहमद जवाद साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुझे बताएं नूर आलम साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुझे बताएं उसके बाद जो आमिर लियाकत साहब ने हमें बताया कि किस तरह से कि पार्टी सारी बिखर गई हुई है और इनको पकड़ पकड़ के ला के हुकूमत के हक के अंदर वोट डलवाए जाते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि जी इस हुकूमत को अब सिर्फ और सिर्फ बैसाखियों के ऊपर ये खड़ी हुई है, तो क्या बताएं वो गलत है। तो अब जब सूरत हाल इस किस्म की हो जाए तो ये सारे तजियाकार जो है उन्हीं का ये अंदाजा है कि हुकूमत चंद दिनों की मेहमान होती है, और इसीलिए मरियम नवाज साहिबा ने शायद उसकी तरफ इशारा किया।
अब जो आप बात कर रही हैं कि ऑपोजिशन की जमातें जो हैं वो अपना एहतजाज सड़कों पे क्यों लेके जाना चाह रहे हैं, तो हमने जो देखा है पिछले 3-3.5 साल के अंदर वो ये है कि इस हुकूमत की नालायकी की वजह से एक आम आदमी की इतनी जिंदगी मुश्किल हो गई हुई है कि हुकूमत से उन्होंने क्या नाराज होना है। अब वो अपोजिशन की जमातों से लोग ये गिला करते हैं कि आप उस तरह से भरपूर एहतजाज या हमारी जो जो ग्रीवेंसेस हैं उनको आवाज उस तरह से नहीं दे रहे जिस तरह से एक इफेक्टिव ऑपोजिशन को देनी चाहिए। तो इसलिए हम अब कोशिश ये कर रहे हैं, और खासतौर पर ये मिनी बजट के बाद जब आपने देखा कि इन्होंने एक दफा जुलाई के अंदर एक महंगाई का तूफान हमारे आम आवाम के ऊपर बर्पा किया, उसके बाद अभी मुश्किल से चंद महीने गुजरे थे कि इन्होंने एक दफा फिर पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, दवाइयां महंगी, मुर्गी का गोश्त महंगा, आटा महंगा, हर चीज को एक दफा फिर एक महंगाई की नई लहर ये लेके आ गए। तो अब हमें अपनी सियासी जमातों को, अगर अपनी सियासी साख को बचाना है तो हमें भरपूर एहतजाज, भरपूर कोशिश करते हुए ये नजर आना चाहिए कि हम इस नालायक हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए लोगों के जो तवक्कुआत हैं उनको आवाज दे रहे हैं। तो यही वो बुनियादी सोच है जिसकी वजह से हम मैदान के अंदर आ रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि इकट्ठे होके पीडीएम के झंडे तले सारी की सारी ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर सके। अगर हमारे कोई दोस्त जिनको छोटे छोटे कोई अपने एक चीज के ऊपर, जिस तरह सेनेटर साहब ने कहा इस्तीफों के ऊपर अगर ये इख्तिलाफ करते थे, हालांकि मेरा ये अभी जाती राय यही है कि अगर हम सब मिल के इस्तीफा देते तो इस सिस्टम को हम डिलेजिटिमाइज कर देते और फौरन ये हुकूमत को एक नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि ये जमहूरियत जो है वन वे ट्रैफिक नहीं हो सकती। पर पीपल्स पार्टी को अगर उस चीज से इत्तेफाक नहीं था तो इनको चाहिए था कि पीडीएम के अंदर रहते हुए अपने जो तवक्कुआत हैं, अपने जो मशवरे हैं, अपनी जो सजेशंस हैं वहां पे देते और किसी भी तरह इस इत्तेहाद को कमजोर ना करते। अगर इत्तेहाद कमजोर हुआ है तो यकीनन इनडायरेक्टली वो इस नालायक हुकूमत को वो बेनिफिट दिया, और अवाम उन पार्टियों ये वही बात है जो हम भी कर रहे हैं, कमजोर किया। हाँ बिल्कुल। अच्छा कहते हैं अभी माफी, मैं अली एक चीज इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, नहीं मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड ऑन करना चाह रही थी कि आप उसी गलतियों को छोड़ के एक दफा इकट्ठा होके इस तहरीक को और इफेक्टिव अंदाज में आगे लेके जा सके और इस हुकूमत से जल्द से जल्द छुटकारा हासिल। अच्छा मैं इसी में एक चीज ऐड ऑन करना चाह रही हूँ, आपसे भी सवाल है और शहादत ऐवान से मेरा ओवरऑल अपोजिशन से यही सवाल है कि आप जो बात कर रहे हैं, जो चीजें आइडेंटिफाई करा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें ये 3-3.5 साल से भी थी। मेरा तो सवाल जो आप दोनों हजरात से यही था ऑपोजिशन से, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि जवाब वो उस तरह से आया अब तक, कि अब व्हाई दिस टाइम, जब एक साल रह गया है, आप लोगों ने कैंपेन्स की तरफ जाना है, अब तो पीटीआई भी अपनी कैंपेन्स की तरफ बल्कि जाएगी। जो मेरे पास मुसद्दिका इतलात के मुताबिक, जो जराये के मुताबिक जो चीजें आ रही हैं वो ये कि अब वो भी जा रहे हैं अपनी कैंपेन्स की तरफ जाएंगे, तो वो तो हुकूमत भी ऑटोमेटिकली अब कंटेनर्स पर आ जाएगी, क्योंकि उसने अपनी नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस की कैंपेन करनी है। तो सवाल ये व्हाई दिस टाइम, जब टाइम तो पूरा होने को है और 3.5 साल का अरसा, बल्कि उससे ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, तो आप लोग फ्रेंडली ऑपोजिशन करते रहे उस वक्त तक, तो आवाम यही पूछती रहे कि कुछ नहीं हुआ, व्हाई दिस टाइम? कहाँ पे ये फ्रेंडली ऑपोजिशन हम करते रहे? हमने तो भरपूर एहतजाज करने के लिए ऐवानों के अंदर भी कोशिश की है और ऐवानों के बाहर भी कोशिश की है, और अब आज भी हम ये कहते हैं कि आइन के अंदर रहते हुए जो हमारे पास सारी की सारी ऑप्शंस हैं, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस की हो, चाहे वो अवामी दबाव को इस हद तक बढ़ाना हो कि जिसकी वजह से इनकी बिसातियां पीछे हो जाएं, या इनके अपने इत्तेहादी पीछे हो जाएं, या इनके अपने मेंबरान जिन्होंने बहुत जल्द, आप ठीक कह रही हैं, दोबारा इलेक्शन में जाना है, और वो यकीनन बल्ले की टिकट लेके तो जा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर, बल्दियाती इलेक्शनों के अंदर आवाम का किस किस्म का गुस्सा इनके हुकूमती के उम्मीदवारों के खिलाफ सामने आ रहा है। कराची के अंदर जिस शहर में आप बैठी है वहां पे तो ये पोलिंग स्टेशन ही विजिट कर सके जब फैसल वाडा वाली सीट के ऊपर इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन के अंदर गए, आखिरी नंबर के ऊपर तो ये आए हैं। तो मुझे बताएं कौन सी जमात जो है वो कौन सा उम्मीदवार इनकी टिकट लेके जाना चाहेगा? और अगर हम आइन के तहत समझते हैं कि लोगों का प्रेशर इतना हमारे ऊपर है और उनकी तवक्कुआत इतनी है,
कि हम एहतजाज आज करें और इलेक्शन का इंतजार ना करें, तो इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है? ठीक है। इमरान खान साहब की तरह हम 100 दिन के बाद तो कंटेनर या 9 महीने के बाद वो कंटेनर लेके तो डी चौक पे नहीं आ गए थे ना। चले, वो 35 ठीक है, पंक्चर की पर्टिनेंट पॉइंट। कहानी और जो फर्क फर्क किस्म की बातें, हम तो लोगों की तकलीफों को आवाज देने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आइन की हदूद में रहते हुए इस अवामी दबाव को, इस अवामी प्रेशर को बढ़ाया जाए। ठीक है, मैं अमजद साहब की तरफ भी जाती हूँ। अमजद अली नियाजी साहब, अब दोनों तरफ से ऑपोजिशन कह रही है, ऑपोजिशन की जमातें कि जी हम सड़कों पे भी आ रहे हैं, हुकूमत घर भी जाने वाली है, लॉन्ग मार्च भी होंगे, धरने भी होंगे, आप लोग तैयार हैं? क्योंकि आप लोग कहते रहे थे कि जी कंटेनर भी हमने फराहम करना है, खाना भी हमने देना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिदा, अगर आपको याद हो ना, तो ये तारीखें पिछले 3.5 साल से दे रहे हैं कि आज गई, सुबह गई, शाम गई, दोपहर गई, और ये मेरे ख्याल में तारीखें देते देते जो है ना, इनकी अपनी तारीखें निकल आई थी। ठीक है ना जी, ये एक दूसरे के गिरबार पकड़ते पकड़ते, कभी पीडीएम इनको निकाल रही थी, कभी ये एक दूसरे को निकाल रहे थे, और एक दूसरे को ये इन्होंने जो बुरा भला कहा, वो भी लोगों ने देखा कि ये जो पहले एक दूसरे से ये दस्तो गिरबार रहे हमेशा से, तो फिर एक दफा फिर इनकी जो असलियत जो है लोगों के सामने, असल बात ये है, इनका मौकफ जो ये बयान करते हैं, मकसद इनका यही है कि हमारी जो करप्शन है, जो हमारी जो दास्तानें हैं, जो पनामा की दास्तानें हैं, जो सरे महल की दास्तानें हैं, वो लोगों से के ज़हनों से महव की जा सकी। लेकिन पाकिस्तान की अवाम इतनी भोली नहीं है, उनको मालूम है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ, पाकिस्तान के साथ इन्होंने जो कुछ किया है, इन्होंने दिया क्या है पाकिस्तान में, सिवाय अपने महलात बनाने के या अपनी बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर खड़े करने के अलावा क्या दिया है? आज जो जिस मुश्किल में पाकिस्तान आया है, तो इन्हीं के तो ही फैसले हैं जिनकी वजह से हम क्राइसिस में आए, वरना पाकिस्तान तो बहुत ऊपर जा रहा था। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ जो है वो ट्रायल होना चाहिए कोर्ट्स के अंदर और फैसला तो होना हुकूमत चाहिए। आपके पास है, जाए ना, क्यों नहीं कर रहे? हम तो कर रहे हैं जो कुछ हम कौन सा पैसा वापस आया? जो आप लोग कहते रहे थे कि जी पैसे भी वापस आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, कहाँ आया? कुछ भी नहीं हुआ। हम तो आज भी कहते हैं ना कि अशराफिया जो है वो इतनी ताकतवर हो गई थी, और अभी भी उसके खिलाफ देखिए, गवर्नमेंट में आना एक पहली सीढ़ी है। गवर्नमेंट में आना कोई ये नहीं है कि आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं, स्ट्रगल है। जिस तरह चाइना था, चाइना ने 35 साल जो है वो स्ट्रगल की थी, और तब जाके चाइना जो है उस ट्रैक पे आया था कि उन्होंने इब्तिदा की थी। आप जब 72 साल आपको इस लेवल तक लेके आने वाले लोग जो हैं, वो क्या 3 साल में वो देखें, वो मैंने जैसे पहले कहा ना कि वो 3 साल में तो अब हार मानने वाले नहीं है ना, टाइम लगेगा। और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि ये अपने मंतक के इंजाम तक, जिस ट्रैक पे हमने कौम को डाला है, वो ये मंतक के इंजाम तक पहुंचेंगे। इनके गले से जो सरिया है वो भी निकल चुका है, अभी और भी सरिये निकलने हैं। अच्छा, मेरा एक सीधा सा सवाल है इसी पे कि ऑपोजिशन तो चलें, ठीक है, चले मैं मान लेती हूँ ऑपोजिशन की सारी गलतियां हम मान लेते कि हैं, ऑपोजिशन ने ही सब कुछ बुरा कर दिया। अभी ये बता दें, जो आपके अपने हुकूमती वुज़रा हैं, जो आपके अपने अरकीन हैं, जो बैठे हुए असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, वो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो दुहाइयां धो रहे हैं उस बातों की जो खास तौर पे ऑपोजिशन भी कहती आई है कि जी महंगाई, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिकल जो सारा इस वक्त अपसेट हुआ है, वो भी क्या गलत कह रहे हैं? फिर देखिए, मैं समझता हूं कि अगर कोई लोग ये बात कर रहा है जो आपके जहनों में है, उसकी वजाहत जो है अहमद अजहर साहब या खटक साहब एक दूसरे को जो आप बातें कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, एक तगड़ी जमात है, उसके अंदर बहस तमीज होती रहती है। इतनी मैं समझता हूँ कि चाय की प्याली में तूफान नहीं उठाना चाहिए। मीडिया पे खुद अपना खटक साहब ने आके बयान दिया। बाकी आपके जो दूसरा हिस्सा है वो रिपीट करें ना, आपके दूसरा हिस्सा क्या था? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि देखें, सिर्फ वुज़रा ही नहीं, आपके कौमी असेंबली में बैठे हुए, दीगर पार्लियामेंट में असेंबलियों में बैठे हुए जो लोग हैं, जो आपके अपनी जमात से जिनका ताल्लुक है, वो तक कह रहे हैं कि जी इन्फ्लेशन, महंगाई, इकोनॉमी अपसेट, वो वही बातें जो ऑपोजिशन कह रही है। ऑपोजिशन तो इसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही ना। ऑपोजिशन तो कोई गैर जमहूरी या गैर कानूनी मुतालबा तो नहीं कर रही। जो उनके रिजर्वेशन है वही अब आपके लोगों के रिजर्वेशन सामने आ रहे हैं, तो फिर
रिदा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली तो उस वक्त तो आपकी इकोनॉमी थी ही नहीं, आपकी इकोनॉमी तो बैठ चुकी थी। फिर आपने जब अपना टेक ऑफ पकड़ा तो कोरोना जैसी जो वबा आई और 5.6% जीडीपी थी, वो क्या था फिर? मेरी बात नहीं 5% पे नहीं थी। आज भी मैं इसके ऊपर डिबेट करने पे तैयार हूँ कि नहीं थी। अगर होती तो मैं कहता ये फेक फिगर था। इसके ऊपर उस वक्त भी, जब मैं उस वक्त भी पार्लियामेंट का हिस्सा था और हमने फ्लोर ऑफ द हाउस इनको कहा था कि ये जो आप फिगर दे रहे हैं ये गलत दे तो रहे हैं। ये इनके फिगर्स थोड़ी थे, वो तो इंटरनेशनल एजेंसीज ने दिए थे सारे, और सारे आपकी रेटिंग एजेंसीज दे रही थी। बात सुने ना, आज देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे आज फिर उस बात को भी तो माने ना कि इंटरनेशनल लेवल पे आज जो आलमी इदारे हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पहली दफा जो है वो टेक ऑफ कर रही है और इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले सालों में और ज्यादा जो है ये टेक ऑफ करेगी और पाकिस्तान अब दुरुस्त फैसले करने लग गए। तो ये भी तो देखें ना कि आज आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, आज आपके ज़री शोबे के अंदर जो है 1100 अरब रुपया एक्स्ट्रा गया है। इसी तरह आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो अपने पांव पे खड़ी हो गई है। आज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने पांव से खड़ी हो गई, बल्कि जोरों शोर से भाग रही है। आपकी बंद जो इंडस्ट्री थी वो खुली है। तो क्या ये भी तो आपको नजर आना चाहिए ना कि क्या ये इंडिकेटर क्या बता रहे हैं। आज आपकी जो मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है यानी कि ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है वो भी बेतहाशा दौड़ रही है। तो ये इंडिकेटर भी तो देखें ना कि आप, लेकिन हम उस सबको काउंट करके ओवरऑल एक जीडीपी के फॉर्म में बात करते हैं ना। इस वक्त करंट जीडीपी क्या है आप मुझे बता दें। जीडीपी इंशाल्लाह ताला अगले जो है ना साल तो ये हम 6 तक इंशाल्लाह आ जाएंगे। अगले जो कि अगले साल तक हम 6% पे ले जाएंगे जीडीपी, आप ये कह रहे हैं। देखिए आज हम कह रहे हैं ना कि आपका टैक्स रेवेन्यू जो है 6000 इंशाल्लाह ताला इस साल जो है वो 6000 तक हम क्रॉस करेंगे। और अगले ये बहुत बड़ा क्लेम है वैसे अमजद साहब, बहुत बड़ा क्लेम है। ठीक है, मैं मजीद भी आपसे बात करती हूँ। मैं जरा सेनेटर शहादत अवान साहब की तरफ से जाऊँ, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शहादत अवान साहब, आप क्या कह रहे हैं? और दूसरा ये कि वाकई 6% हम अचीव कर सकते हैं जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। उन्होंने तो माजी के इंडिकेटर्स को भी जुटला दिया कि दे वर ऑल फ्लॉड। हाँ देखें, सबसे पहली बात तो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है वो ये समझती है कि अभी भी हम कंटेनर पर हैं। वही अल्फाज, वही जो इल्ज़ामात, लेकिन बात ये 3.5 चौथा साल इनको शुरू है, चौथा साल ख़त्म होने के लिए। अभी आप देख लें कि इनके दौर में कितनी करप्शन है, कितने आप देखें, मालम जब्बा को देख लें, खैबर बैंक को आप देख लें, हेलीकॉप्टर केस इनका देख लें, कोरोना में दवाई अद्वियात का जो मसला है, फंड्स का जो मसला उसको देख लें, फॉरेन फंडिंग देख लें, अफरात ज़र को देख लें, उसके बाद पेट्रोल की महंगाई देख लें, खाद को देख लें, उसके बाद गैस को देख लें, उसके बाद जितने इनके लोग हैं आप देख लें, रिंग रोड से लेके जुल्फी बुखारी साहब से लेके खुसरो बुखार साहब की शुगर मिलें, बाकी पेट्रोलियम का नदीम बाबर साहब का जो मसला है वो देख लें, आमिर क्यानी का मसला जो है वो देख लें, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के जो इल्ज़ामात हैं महमूद जैम के हवाले से 309 अरब रुपए वाला जो ठेका है वो देख लें। देखें, बात यह है कि ये इंसान की फितरत है कि उसको अपनी बुराई जो है वो नज़र नहीं आती है। लेकिन इस वक्त जो आम सूरत हाल आम पब्लिक की है, पब्लिक इस वक्त चीख चिल्ला रही है। हम ये कुछ नहीं कह रहे हैं। अब क्या वजह है कि मौजूदा गवर्नमेंट के अपने जो MNS हैं वो लोग पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि इन लोगों को जो है आप ECL के ऊपर रख लें। अगर इन लोगों के ऊपर जो है वो कहते हैं जी देखिए आम लोग मर रहे हैं महलके में, शक्ल दिखाने के हम काबिल नहीं रहे हैं। देखिए रिदा, जो फैक्चुअल पोजीशन है हर बंदा ये समझता है कौन सा घर है। अभी आप अपने कैमरामैन से पूछ लें कि क्या उनके घर में गैस मौजूद है, क्या चीनी उनको मिल रही है, आटा किस भाव मिल रहा है, अफराते ज़हर की जो सूरत हाल है, महंगाई की जो पोजीशन है, जो कशकोल तोड़ने की बातें करते थे आज कहते हैं जी कि हमें तो जो है ना IMF के पास जाने की मजबूरी है। पहले कहते थे कशकोल तोड़ देंगे, अब स्टेट बैंक भी उनके मुंह पे दे मारा, जो कि कशकोल जो कहते थे कि हम उनके IMF के मुंह पे दे मारेंगे। तो भाई मेरा कहना यह है कि आम आवाम पे खुदा के लिए रहम करें। इस वक्त अगर अपोजिशन अवाम के साथ नहीं चलती है तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं होगा। और यही वजह है
यही वजह है कि ये जो है जलसे जुलूस जो हैं इसलिए क्योंकि इनके अपने लोग जो हैं, इनके यहाँ पैट्रियाट ग्रुप बन चुका है, ओपन सरे आम जो लोग हैं वो इनसे हटने के लिए तैयार हैं। लोग जो हैं ये ढूंढते फिर रहे हैं कि आइंदा में कौन सी पार्टी का टिकट मिलेगा। आप देखिएगा कि ये इन्होंने लोकल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन जल्दी में अनाउंस किया है, आप ये भी देख ली इसलिए किया है कि नहीं यकीन नहीं है कि अब हम इक़्तिदार में रहेंगे, वरना इतने भोले नहीं थे कि इन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन इन्होंने देख लिया है, सरहद में इन्होंने केपीके में इलेक्शन जो है लोकल गवर्नमेंट के देख लिए हैं। जो हकीकत है वो जहाँ बहस करने की भी जरूरत नहीं है, आम आदमी जानता है। और मैं समझता हूँ कि अमजद साहब भी ये बात जानते हैं कि क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है। अब ये देखें, मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात ये है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई हुई है, जहां प्रेशर पड़ता है वहां इंडिया के साथ कारोबार कर लेते हैं। जहां सूरत हाल बनी कश्मीर जो है, आप देखें ना आर्टिकल 370 या 35 इनके दौर में हुआ। कश्मीर इंडिया को चीनी और चावल का कारोबार आपने उनके साथ चल के सोचा, टीटीपी के साथ आप मुआहदा करने के लिए आप गए, बाकी और जो ग्रोह हैं रात के अंधेरे में आपने उनके साथ जो है मुआहदे किए। अमजद साहब ने तो नेशनल असम्बली में एक बाकायदा करारदाद भी जमा की, इन्होंने तो काम किया है। लेकिन मैं इज्तिमाई तौर पर गवर्नमेंट की ये मैं बात कर रहा हूँ कि आज बात करते हैं कल चले जाते। आखिरी बात कहूंगा, हालात ये है, आखिरी बात ये करूंगा, खरबूजे को देख के खरबूजा जैसे रंग पकड़ता है। शौकत तरीन साहब ने 12 जून को जो है बजट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था जी कोई मिनी बजट नहीं आएगा, और अब आप देख लें कि क्या हालत हो रही है। हाँ नहीं, अब जब एनुअल बजट आने वाला है जून में, उससे पहले ही आपने तो रोजाना मिनी बजट आता है, डेली बजट बता, 4 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, गैस बढ़ गई, वो तो रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है। मैं अली की तरफ भी जाऊंगी वापस, लेकिन मैंने एक चूंकि कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, बहुत देर से कहा जा रहा है, सो आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हो रही है और बात हो रही है जी इस हवाले से। अच्छा, मैं चूंकि जाहिर सी बात है आज हमने जो टॉपिक्स रखे हैं उसको भी हमने कवर करना है, ये जवाब दर जवाब तो बात होती रहेगी, लेकिन जुनूबी पंजाब के सूबे बनाने के हवाले से आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने दावत दी है ऑपोजिशन को। मतलब चले वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सवाल यही है कि जब आपके मंशूर में जनूबी पंजाब के अवाम के लिए अलग सूबा बनाने का वादा था, तो आपने इसको इतना देर क्यों कर दी आते हुए। और जो 1 साल पहले जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने इसी प्रोग्राम में खुद ये कहा था कि जनूबी पंजाब के लोग खुद नहीं चाहते कि वहां का सूबा बने, यानी कि जनूबी पंजाब से मुराद ऑफ कोर्स खुसरो बख्तियार साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, दे ऑल बिलोंग फ्रॉम जनूबी पंजाब। तो वो अपनी ही पार्टी पे उनका एक बहुत बड़ा एलिगेशन था ये। मैं जरा अली की तरफ चले जाती हूँ। अली, आपको लगता है कि इस तरह समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जो है वो पैगाम देना और बुलाना ऑपोजिशन को, दावत देना कोई सीरियस लेवल का इन्विटेशन है, या फिर ये डिबेट और ये बात भी पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी? जी रिदा, मैं ये जनूबी हिफाज वाले मामले के ऊपर बाद में आऊंगा जी। पहले जो मेरे भाई अमजद खान नियाजी साहब जो बात कर रहे थे, मैं उसके ऊपर जरा सा अपनी देखिए, सेनेटर साहब ने बड़ी एक बुनियादी बात की है कि इस तहरीक को कामयाबी मिलती है या शिकस्त मिलती है वो मैटर नहीं करती। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि जब इसकी तारीख लिखी जाएगी, हुकूमत के तहत यहाँ पे आम आवाम का माशी कत्ल हो रहा था, तो उस वक्त कौन सी जमात फेंस के किस साइड पे खड़ी थी, ये वो चीज है जो मैटर करती है। और हम आइन के दायरे में रह के भरपूर कोशिश अपनी जारी रखे, उसके बाद अल्लाह ताला उसका क्या नतीजा देता है ये हमारे बस से बाहर है, हम तो कोशिश कर सकते हैं। अब आ जाए कि जो इन्होंने कहा कि जी ये ऑपोजिशन की जमातें सिर्फ और सिर्फ एनआरओ की तलाश में है, तो रिदा मैं आपसे बुनियादी एक बात करता हूँ, मुझे बता दें अगर हमारे खिलाफ ये रेफरेंसेस अदालतों के अंदर दायर कर चुके हैं तो ये किस कानून के तहत वो हमें एनआरओ दे सकते हैं? जरा हमें ये भी तो समझा देना। खुद ब खुद अपने आप को इतना बड़ा हातम ताई समझना कि ये किसी के गुनाह माफ कर सकते हैं, ये तो वो लोग हैं जो अपनी काबीना के अंदर वजीर अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, तो इन्होंने किसी को एनआरओ क्या देना? कम से कम शीशा तो देख लेना पहले, इतने बड़े बड़े जो ये अपनी बातें करने से पहले। उसके बाद कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ करने लगी है, माशाल्लाह आईएमएफ के प्रोग्राम पे, आईएमएफ के दर पे खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मिनी बजट भी लेके आए हैं,
स्टेट बैंक का ऑटोनॉमी बिल भी लेके आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि मीशत टेक ऑफ कर रही है। कह रहे हैं एक्सपोर्ट 25% बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है, 6 महीने में $15 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है। पर दिल पे हाथ रख के कम से कम पूरा सच तो बोले ना, ये भी बताएं कि $40 बिलियन की इंपोर्ट भी हुई है इस 6 महीने के अंदर, और पूरे साल के अंदर $80 बिलियन की ये इंपोर्ट करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कभी पहले नहीं हुई। और इसी वजह से 6 महीने का जो हमारा तिजारती खसारा है वो $25 बिलियन का पहुंच गया हुआ है। और ये इनकी असलियत है जब अगर आप पूरे के पूरी बात को समझें। उसके बाद कहते हैं जी हमारी जो एग्रीकल्चर है बड़ी फल फूल रही है। माशाल्लाह वजीर आजम साहब ने, आपको याद है, कहा था कि इस दफा कॉटन की फसल 80% ज्यादा होगी पिछले साल से। तो पिछले साल 60 लाख गठरी थी, इस साल आखिरी रिपोर्ट वो पीसीजीए की कल परसों आई है 75 लाख गठरी है। और ये जो अगर आप पीछे देखें हिस्ट्री के अंदर तो 1.5 करोड़ बेल होती थी। तो माशाल्लाह एग्रीकल्चर और हमारा फार्मर जो यूरिया के लिए कितारों के अंदर खड़ा हुआ है वो कितना खुश और कितना खुशहाल है, उसकी तो मिसाल मैंने आपको छोटी सी दे दी। अब आज ये कहते हैं कि हम टैक्स कलेक्शन 6000 अरब करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, इस मुल्क को टैक्स और ज्यादा इकट्ठा करना चाहिए, बशर्ते ये कि वो अमीर आदमी को टैक्स नेट में ला के किया जाए। इस तरह से नहीं जिस तरह से ये नालायक कर रहे हैं कि पेट्रोल के ऊपर 18 रुपए पीडीएल लगा लो, हर चीज की कीमत के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स को लोड कर लो और गरीब की जेब के ऊपर डाका डाल के अपने जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए आप अपनी तिजोरियां भर लो। तो ये तो कोई भी मुहज्जब मुआशरे के अंदर कोई इसको कबूल नहीं करेगा। और ये जो ग्रोथ कह रहे हैं 6% होगी, मैं दवा करता हूं कि अल्लाह करे ये 8% हो। पर जो इनके करतूत और इनकी जो हरकतें मैंने आपके सामने पेश की हैं उसके अंदर जी तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं इनकी ये दवा दूं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए जिसको बेपनाह नौकरियों की जरूरत है, जो यहाँ पे अपनी डिग्रियां लेके सड़कों के ऊपर धक्के खाते फिर रहे हैं कि हम हाईएस्ट से हाईएस्ट ग्रोथ अचीव करें। तो मैं तो दुआ कर सकता हूं, पर मुझे इनकी हरकतों से और इनकी आज तक जो 6 महीने की कारकर्दगी है मुझसे कतल ये नहीं लगता। अब आगे जो जनूबी महाज और नया सूबा बनाने वाली बात है, तो मुझे पहले रिजा ये याद कराइएगा, ये तो इन्होंने पहले 100 दिन के अंदर नहीं बनाना था जी। क्या ये वो बुनियादी वजह नहीं थी कि खुसरो बख्तियार साहब ने जो जनूबी महाज इत्तेहाद बना था उसका आके पीटीआई में शमूलियत की थी कि जी हम जनूबी सूबा बनवाने के लिए इनको आके सपोर्ट कर रहे हैं। अपने आप को तो वजीर बनवा लिया उन सब लोगों ने। आज तक 3 साढ़े 3 साल के अंदर एक आधा मटोला जो इन्होंने सेक्रेटेरिएट बनाया है जिसके अंदर आधे अफसर मुल्तान बैठते हैं, आधे अफसर बहावलपुर में बैठते हैं। उसके अलावा मुझे तो प्रैक्टिकली कोई चीज नहीं समझ आई। अब मुझे अगर ये बनाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसको सीरियसली मामले को आगे लेके चलने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत के साथ पहले ये रेफरेंसेस जो है सूबाई असेंबलियों से पास करवाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको सारी की सारी ऑपोजिशन की जमातों के साथ राब्ते करना पड़ेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपकी किश्ती डूबने को जा रही है और आपने दोबारा जाके साउथ पंजाब के अंदर अपना ये चूरन बेचना है कि हम तो चाहते थे कि सूबा हम बना देते पर हमें बाकी की जमातों ने साथ नहीं दिया, तो कोई वो ये बात मानेगा जब आपने अमली तौर के ऊपर प्रैक्टिकली कोई इसके ऊपर काम नहीं किया होगा। तो इसलिए गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी मत उतारें। अगर आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर, ये लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, ये एथनिसिटी बेसिस के ऊपर नहीं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर पंजाब के और सूबे बनाना चाहते हैं तो सारी पार्टीज के साथ बशमूल पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ऑपोजिशन की जमात है और आज भी सबसे मकबूल जमात जो आप जानती हैं बहुत से सर्वेस के अंदर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनसे राब्ता करें, पीपल्स पार्टी से राब्ता करें, बाकी की जमातों के साथ राब्ता करें, कंसेंसस बिल्ड करें। ये करने पड़ेंगे अल्टीमेटली, उनको पास करें ताकि प्रैक्टिकली हम इसके ऊपर मूवमेंट कर सके। अगर गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी हटाते रहेंगे तो आपका वही नतीजा अगले इलेक्शन में आएगा जो पिछले ज़िमनी इलेक्शनों में आया। ठीक है, अमजद साहब आपकी तरफ आऊंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो दावत दी है समाजी राब्ते की वेबसाइट पे, क्या ये सीरियस किस्म की दावत है? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज किया अभी कि ये तो आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट में जाना चाहिए था सारे और वहां पे कंसेंसस डेवलप होते अगेन अपोजिशन के साथ और फिर सारी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाता और फिर इसको लेकर आगे चला जाता। और गवर्नर साहब, गवर्नर खुद पंजाब के, वो पहले जब हमने ये चूंकि 100 दिन जब गुजर गए थे और उनके साथ जब प्रोग्राम किया था तो ही हैज कन्फेस दिस के जी वहां के अपने लोग नहीं चाहते कि बने, यानी कि पीटीआई के जो अपने
वहाँ के मेंबरान है वो नहीं चाहते, जो हुक्मरान है, तो उसमें जाहिर सी बात है ये शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, दीगर आपके लोग हैं बड़े खास जो कि राइट लेफ्ट बैठे हैं खान साहब के, तो ये क्या एक सीरियस किस्म का ये का इन्विटेशन है या बस ये ऐसे ही चलते हुए हवाओं में दे दिया है पार्टी ने? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो डे वन से स्ट्रगल कर रही है कि इंतजामी बुनियादों पे जनूबी पंजाब को जो है वो अलग सूबा मिलना चाहिए, जिसके लिए प्रैक्टिकली कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पे अलग सेक्रेटरीट जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है, उसके रूल्स आ चुके हैं, उसके लिए इंतजामी ऑफिसर जो है वो तैनात किए जा चुके हैं, वो वर्किंग करने लग गए। अब दूसरी जो साइड है कि चूंकि हमारे पास जो है 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और उस मेजॉरिटी की वजह से हम जो है बजाते खुद फैसला साजी में जो है एक हद तक तो हम हैं कि हम चाहते हैं कि ये सूबा बने, लेकिन चूंकि अपोजिशन सियासत कर रही थी और सेनेट में भी इधर उधर जो है वो मीडिया ट्रोलिंग भी कर रही थी, तो हमने फिर इनको ऑफर की कि आप संजीदा हैं तो हमारे साथ इस फैसले में शामिल हो, ताकि जनूबी पंजाब की अवाम को जो उनका पुराना एक मुतालबा है कि हमें इंतजामी बुनियादों पे जो है वो एक नया सूबा मिल जाए। क्योंकि देखिए दुनिया में ना चंद जो सूबे हैं उसमें जो पंजाब है वो भी एक बहुत बड़ा सूबा बन चुका है आबादी के लिहाज से। अब ये मुमकिन वैसे नहीं रहा कि इसका जो इंतजाम जो है वो एक सेटअप चला सके, तो इसलिए हमारी कोशिश है कि इन लोगों को एक तो इन्हें इंसाफ मिलेगा, दूसरा इन्हें तेज तरीन जो अपने मसाइल हैं उन्हें हल करने के लिए ये सूबा इंतहाई जरूरी है। तो हमने एक संजीदा फिर कोशिश की है कि ये हमारे इस फैसला साजी में शामिल हो और हमने जो आवाम से वादा किया है वो पूरा हो सके। अमजद साहब, एक बात यहाँ पे कि आपने कहा कि हमने ऑपोजिशन इसके ऊपर जो है वो सियासत कर रही थी, लेकिन देखें ये कोई जैसे होते फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने है ना। 100 दिन में आपने कहा था, आप लोग के मंशूर में भी था कि हमने जनूबी पंजाब का सूबा बनाना है, फिर आपने सीरियस इसके लिए क्या इकदाम किए? आप लोग पार्लियामेंट में लेकर आए इस मामले को, सारी असेंबलीज में लेके गए, जाहिर सी बात है क्योंकि आपके पास 2/3 मेजोरिटी में, अभी आप खुद भी कह रहे हैं, प्लस ये मामला दब गया था। मैं आपको याद दिलाऊं दोबारा से कि उस इंटरव्यू के तहत ही ये दोबारा से उठा था मामला। तो फिर उस वक्त 1 साल पहले जब, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस वक्त भी स्टेटमेंट दिया था कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाहता, खुसरो बख्तियार साहब का भी स्टेटमेंट आया था, क्योंकि पीएम ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया था जब सरवर साहब ने ये बात की थी हमारे प्रोग्राम में। और उस वक्त फिर उसके बाद ये हवा चली थी कि जी पूरे पाकिस्तान में हर टीवी चैनल वो क्लिप दिखा रहा था, इवेंचुअली पीटीवी ने भी वो क्लिप दिखाया कि देखिए जनूबी पंजाब की सूबे की बात हो रही है। और उसके ऊपर दोबारा से फिर वजीर आजम साहब ने कहा कि जी सीरियस उसको लेके चले, लेकिन फिर मामला दब गया। अब जब 3.5 साल का अरसा गुजर चुका है, इस वक्त वो भी ट्विटर के जरिए देना, आपको लगता है कि ये भी कोई सीरियस आप लोगों की एफर्ट है? आई डोंट थिंक सो कि एक समाजी राब्ते की वेबसाइट पे इस तरह से कहना कोई सीरियस किस्म का इनविटेशन हुआ। मैंने पहले अपनी, मेरे ख्याल में पहले सेगमेंट में मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में बताया कि हम संजीदा हैं, हम चाहते हैं कि इनको अपना अलग सूबा मिले। तो इससे बड़ी हमारी संजीदगी क्या थी कि हमने बिल्कुल 100 दिनों में ये वादा किया है और हम उस पर कायम है। क्योंकि मैंने बताया कि हमारे पास जो अवेलेबल, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, जो हमारे पास जो इख्तियारात थे, उसको हमने पूरा इस्तेमाल किया और इसलिए तो सेक्रेटरीट आज फंक्शनल हो चुका है। आज वहां के जो मैक्सिमम जो उनके 90% जो मामलात हैं वो वहीं पे हल हो रहे हैं सेक्रेटरीट के अंदर। तो ये हमारी संजीदगी की ही तो है ना कि हमने जो उनसे वादा किया था उसको पूरा कर दिया। हाँ, 10% जो मसाइल हैं कि बिल्कुल अलहदा हो जाए, उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। पॉइंट है कि आप भी संजीदा हैं, ऑपोजिशन की जमातें भी संजीदा हैं, देन वेयर इज द हर्डल? हर्डल ये है कि वो समझते हैं कि अगर ये सूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इंतजामी तौर पे अलग कर जाती है तो इनकी सियासत तो अच्छा, अली कुछ कह रहे हैं, अली की आवाज खोले जरा, अली कुछ कह रहे। जी मैं रिदा, आप
इससे ज्यादा क्या चीज अक्कासी कर सकती है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने नए सूबा बनाने की जो अपना इजहार है वो ट्विटर के ऊपर किया, और वो ट्विटर से आगे जाके ट्विटर पे इन्विटेशन दे रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ। हाँ, इंशाल्लाह इनको जो इनका एहतसाब है और इनके खिलाफ जो इनकी नेक नामी इनकी होगी वो भी इनको यकीनन जल्दी ट्विटर के ऊपर नजर आ जाएगी। अच्छा जी शाहिद साहब। देखें रिदा, सबसे पहले मैंने ये बात की कि मौजूदा जो हुक्मरान हैं आज भी वो कहते हैं कि हमारा मुतालबा है। हाँ। भाई बात ये, वो मुतालबा किससे करते हैं? तो आज भी मैं समझता हूँ ये मलिक साहब ने, बिल्कुल अली साहब ने सही कहा, इन्हें अभी भी यकीन नहीं है हम इक़्तिदार में हैं, नंबर 1। उसके अलावा ये यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि अमजद खान न्याजी साहब के लिए तो इनकी ख्वाहिश होगी सूबा बने, क्योंकि मैं समझता हूँ हो सकता है कि वो पट्टी जो है जनूबी पंजाब में जाए, या चीफ मिनिस्टर गवर्नर के ख्वाहिशमंद भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने खुद पॉइंट आउट किया, जिस तरीके से आपने पॉइंट आउट किया, भाई आप जो है शेरगन साहब के बेटे, मेरा उनके साथ बड़ा तल्लक वास्ता है। बात ये है सर, मैं आपको ये बताऊं कि देखें जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पे गवर्नर साहब भी कह चुके, अब शाह महमूद साहब का भी देख लिया, और जितने लोग उनमें शामिल हुए, अब उनका मकसद बात ये है कि वो अपने हलकों में नहीं जा सके, खाली दुकानें जो वो थोड़ी खोलनी थी। बात यह है कि ये देखो इन्होंने जो बात भी की मौजूदा हुक्मरानों ने वो पूरी नहीं कर पाए। इन्होंने कहा कफायत शारी करेंगे। कफायत शारी क्या करेंगे कि आपने 50-50 गैर मुल्की दौरे करके करोड़ों रुपए आपने जो है हुकूमत के जो है वो आपने ज़ाया कर डाली हैं। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि सीधी बात ये है, वैसे शाहिद जवान साहब कट्टर कलामी माफी, लेकिन 2008 से 13 में आपके पास भी हुकूमत थी, देखिए आप हमने लोगों ने भी बनाया हमने कभी हाँ। ये बात नहीं कही, हाँ। हमने कभी दावे नहीं किए। जिन लोगों ने जो वो दावे किए हैं, हाँ। वो मैं समझता हूँ कि वो बात ये है कि जिन्होंने और उसके साथ तकब्बर, हाँ। बात ये दावे के साथ बंदा झुक के अल्लाह से इस्तेदा करे, लेकिन दावों के बाद बात जो अभी कहते हैं हम लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। आप तो लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलने के जो है ख्वाहिशमंद नहीं है। आप जो कौमी आईनी मसले हैं, जो मसले हैं उन पे उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर आप जाने को तैयार नहीं है। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं जिस दिन कुछ आपने 30-32 मिनट में बिल बुलडोज करने होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अवाम के लिए प्लीज को खुदा के लिए रहम करें, ताकि कम से कम अवाम कौम गरीब लोगों को उनको को सहारा मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमजद अली नियाज़ी साहब आपका, अली परवेज मलिक साहब आपका, अमजद अली नियाज़ी साहब आपका, सेंटर शहादत अमान आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, डेफिनेट सी बात है कि हम तो पहले भी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से जनूबी पंजाब सूबे का बनने के हवाले से सवाल उठा चुके हैं, और आज मुझे फिर हैरानी हो रही है कि ट्विटर के ऊपर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उठा के हुकूमत की तरफ से इन्विटेशन ऑपोजिशन को देना कहाँ का सीरियस होने का ये दावा है। ये दावा बज़ाहिर सिर्फ बातों में ही नजर आ रहा है, अमलन नजर नहीं आ रहा। वंस अगेन इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।